स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया। आप देखिए कि जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है उनका मेन डिमांड यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके पर्सपेक्टिव से जो कानून है उसको यहाँ पे फ्रेम किया जाए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया है कि प्रेजेंट समय में एमएसपी के रिगार्डिंग में जो कानून है जो लॉ है उसको फ्रेम नहीं किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स हमने एमएसपी के पर्सपेक्टिव से कल भी हमने रीड किया था न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर में। आप देखिए कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन को इनिशिएट किया गया था तो उस समय में आपको जो एमएसपी के पर्सपेक्टिव से जो कुछ क्रॉप्स है उनका प्रोक्योरमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। उसके रिगार्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आए हैं। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में आपको जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है उसके रिगार्डिंग में एमएसपी है वो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके रिगार्डिंग में जो हमारे एमएस स्वामीनाथन है जिनके द्वारा ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसको इनिशिएट किया गया था स्पेशल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। आप देखिए कि एमएस स्वामीनाथन सर का भी एक कमीशन है उनका लीडरशिप के अंदर में जिसको कि हम नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स के रूप से जानते हैं। 2004 के समय वो इस्टेब्लिशमेंट में आया था। उस एमएस स्वामीनाथन सर के लीडरशिप के कमीशन के द्वारा भी एमएसपी के अंडर में जो प्रोक्योरमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। प्रेजेंट समय में जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है उनके द्वारा एमएसपी है उसका डिसाइड किया जाता है स्टूडेंट्स। बट आप देखिए कि काफ़ी बार जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट करना है किसी फसल के रिगार्डिंग में जो एमएसपी है उसको इंक्रीज करने के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे एमएसपी लो है उसको फ्रेम करने के बारे में कहा गया है कि जिससे कि गारंटीड एमएसपी है वो यहाँ पे दिया जाए हर एक क्रॉप के रिगार्डिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में कुछ सिलेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे ही आपको एमएसपी लो है उसका इस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए मिलता है। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। ये एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है ये कौन से लिस्ट के अंदर में आता है, क्या ये सेंट्रल का लिस्ट के अंदर में है या स्टेट का लिस्ट के अंदर में है। हमारा जो 7th शेड्यूल है उसके अंडर में। तो आप देखिए कि आपको एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट के बारे में बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में ये कौन सा जो लिस्ट है उसके अंदर में शामिल किया गया है एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट हमने प्रोटेस्ट के बारे में स्टूडेंट्स कल भी रीड किया था कि आर्टिकल 19 के अंदर में पीसफुल प्रोटेस्ट है उसके बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 19 के अंदर में जो प्रोटेस्ट करने का जो राइट है वो आपको बेसिकली दिया गया है। और यहाँ पे जो 16 जो फरवरी का जो दिन है उस दिन कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया के अंदर में एक जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया जाएगा फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लेबर यूनियंस हैं उनके द्वारा भी। आप देखिए कि लेबर यूनियंस के द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसको क्यों कैरी आउट किया जाएगा क्योंकि लेबर कोड है 4 कोड आपको देखने के लिए मिलते हैं लेबर के डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं उनकी रिगार्डिंग में। तो उन 4 लेबर कोड्स को यहाँ पे रिपील किया जा सके उसी के रिगार्डिंग में लेबर यूनियंस के द्वारा भी यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है उसके अंदर में शामिल होने वाले हैं। 16 फरवरी को जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया जाएगा। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लेबर यूनियन का जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि जो आईएलओ नाम का ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। 1919 के समय जब इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था तो इंडिया एज ए इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसके जो कोर कन्वेंशंस हैं वो इंडिया के द्वारा मैक्सिमम कन्वेंशंस को रेटिफाई किया गया है 6 कन्वेंशन आउट ऑफ द 8 कन्वेंशंस के अंदर में। आप देखिए कि 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे आईएलओ के जो कोर कन्वेंशन है उनके ही पर्सपेक्टिव से। हमने यहाँ पे एमएसपी के रिगार्डिंग में जो क्रॉप्स है उनके बारे में डिस्कस किया गया वैसा ही एक क्वेश्चन है वो भी 2018 के अंदर ही पूछा गया था। कुछ क्रॉप्स हैं उनके नाम वहाँ पे मेंशन थे हर एक ऑप्शन के अंदर में और वहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जहाँ पे एमएसपी है वो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा प्रेजेंट समय में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से है। तमिलनाडु का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। आप देखिए कि वहाँ के गवर्नर के द्वारा जो गवर्नर का जो एड्रेस आपको देखने के लिए मिलता है हर एक फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट एड्रेस है जिसको कि हम गवर्नर के एड्रेस के रूप से जानते हैं। और हर एक इलेक्शन के बाद में भी जो फर्स्ट एड्रेस है वो गवर्नर के ही द्वारा किया जाता है असेंबली को। बेसिकली उस गवर्नर के एड्रेस के अंदर में गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज हैं उसको मेंशन किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही उस जो कम्प्लीटली एड्रेस है उसको प्रिपेयर किया जाता है।
तो तमिलनाडु के गवर्नर के द्वारा जो एड्रेस है उसको कंप्लीट नहीं किया गया था, ओनली एक जो बेसिकली जो श्लोका है वो रीड किया गया, जो कि आपको थ्रिवेलवर से रिलेटेड आपको देखने के लिए मिलेगा, जो गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से है। तो थ्रिवेलवर का जो बुक है थ्रीकुरल, उसके बारे में ऑलरेडी हमने रीड किया है स्टूडेंट की। थ्रीकुरल बुक है उसको 3 सेक्शंस के अंदर में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर एथिकल जो गवर्नेंस है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। आपको मैंने होमवर्क दिया था उस समय में कि गांधी जी के जो 7 सिन है, जिनको कि 2016 का जो यूपीएससी मेंस है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, उन 7 सिंस के बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना था। तो अभी तक तो किसी स्टूडेंट्स ने उसके बारे में मेंशन नहीं किया है। आप देखिए कि तमिलनाडु का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में एक रेजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया। आप देखिए उसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन को ये प्रपोज किया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रामनाथ कोविंद है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, उनका लीडरशिप के अंदर भी एक कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जामिन करने की रिगार्डिंग में रामनाथ कोविंद हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनके लीडरशिप के अंदर में। आप देखिए कि 1967-68 का जो समय है उस समय तक हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं, इसके अलावा आप देखिए कि हमारे जो जनरल इलेक्शन है लोकसभा के वो एक ही साथ में कंडक्ट हुआ करते थे स्टूडेंट्स। बट लेटर फॉर्म के अंदर में काफ़ी सारी स्टेट असेंबलीज के अंदर में वहाँ पे डिजोल्व होने की वजह से, टाइम से पहले डिजोल्व होने की वजह से कुछ स्टेट्स के अंदर में कंप्लीट मेजोरिटी है वो यहाँ पे गेन नहीं किया गया। उस वजह से ये जो इलेक्शन साइकिल है उसके अंदर में कंप्लीटली जो चेंज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि यहाँ पे जो कंटिन्यूस इलेक्शन है उसके अंदर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आता है, जिससे कि पॉलिसी पैरालिसिस का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। पॉलिसी पैरालिसिस के अंदर में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी न्यू स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, उसको स्टार्ट भी नहीं किया जा सकता है। कोई स्कीम अगर वहाँ पे चल रही है तो उसका भी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे इफेक्ट होगा, क्योंकि फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शंस हैं उनको कंप्लीट करवाना है। यहाँ पे आप देखिए कि डीलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग में भी 2026 के अंदर जो डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज कंडक्ट होगा उसके रिगार्डिंग में भी जो रिजोल्यूशन है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे प्रपोज किया गया है तमिलनाडु का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में। बेसिकली यहाँ पे माना गया है कि जो कुछ स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जिनके द्वारा बेटर वे में जो फैमिली प्लानिंग है उसको कैरी आउट किया गया। आप देखिए कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ को उन स्टेट्स के द्वारा कंट्रोल किया गया। तो उन स्टेट्स को यहाँ पे फैमिली प्लानिंग का जो पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंट करने का जो रिपरकर्शन है या कोई नेगेटिव इफेक्ट है लेस नंबर ऑफ सीट्स के रूप से ना देखने को मिले 2026 के इस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद में। तो प्रेजेंट जो रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग में जो सीट्स हैं वो इंक्रीज होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे प्रपोज किया गया है रेजोल्यूशन के अंदर में। इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी हमने रीड किया था कि पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे अगर सीट्स अलोकेट की जाएंगी तो सदर्न इंडिया के स्टेट जिनके द्वारा जो पॉपुलेशन प्लानिंग है उसको बेटर वे में किया गया है तो उनको यहाँ पे जो एक नुकसान है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स ऐसा ही जो टॉपिक है वो फाइनेंस कमीशन के दौरान भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पे कुछ स्टेट्स हैं जिनको कि यहाँ पे मोर जो फंड है वो अलोकेट किया जाता है, मोर फंड है अलोकेट किया जाता है। और सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उस समय भी उनका डिमांड होता है कि यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग है उसको भी एक क्राइटेरिया है वो माना जाए। आप देखिए कि हमारा जो फाइनेंस कमीशन था उसके अंदर में एक प्रपोजल था कि जिनके द्वारा बेटर वे में 1971 का जो पॉपुलेशन है और 2011 का जो पॉपुलेशन है उसका एक क्राइटेरिया लिया गया था डिफरेंट डिफरेंट वे से, जैसे कि फैमिली प्लानिंग को भी एक जो टारगेट है वो रखा गया था फाइनेंस कमीशन के द्वारा मनी का जो अलोकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आपको डिलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग में जो आर्टिकल है उसके बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 82 है उसके अंदर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में मेंशन है। डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए स्टेट्स के रिगार्डिंग में आर्टिकल 170 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द केरल का जो स्टेट असेंबली है उसके बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का उसके अंदर अमेंड किया जाए और जो प्रेजेंट समय में ह्यूमन और एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है उसको कैसे यहाँ पे रोका जा सके। तो 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अमेंडमेंट के रिगार्डिंग में यहाँ पे रिक्वेस्ट है वो किया गया है केरल के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, एक रेजोल्यूशन को यहाँ पे प्रपोज किया गया।
स्टूडेंट्स बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे एक एलिफेंट है उसको दिखाया गया है। एलिफेंट के द्वारा एक स्टेशनरी है या कोई शॉप है उसके अंदर में अटैक है वो किया गया, उनके द्वारा कोई सामान है वो उठाया गया है। ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में देखने के लिए मिला है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए कि हिली एरिया के अंदर में सिचुएटेड है, केरल के अंदर में। और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको वहाँ पे नीलगिरी तहर है। नीलगिरी तहर जो कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। नीलगिरी तहर उसका जो पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सिचुएटेड है इराविकुलम नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? इराविकुलम नेशनल पार्क वहाँ पे सिचुएटेड है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। और वहाँ पे आप देखिए कि नीलगिरी तहर का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी अच्छे से आपको देखने के लिए मिलेगा। ह्यूमन और एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट है, स्पेशली एलिफेंट्स के रिगार्डिंग में ह्यूमन और एनिमल्स का जो कन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उसको कंट्रोल करना है हमको 1972 के इस एक्ट के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडोनेशिया के इलेक्शन के बारे में है, तो इंडोनेशिया का जो लोकेशन है उसको एक बार आपको जरूर से देखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फ्री मूवमेंट रिजाइम है जिसको कि बैन किया गया है, विड्रॉल किया गया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो कुछ इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिजोरम से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा सेंटर को अप्रोच किया गया कि फ्री मूवमेंट रिजाइम को जो आपके द्वारा विड्रॉल किया गया है उसको एक बार आप रिकंसीडर जरूर से कीजिए। स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है, आपको किलोमीटर्स के बारे में तो पता होगा। 1643 किलोमीटर है हमारा इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है। 4 स्टेट्स के साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर किया जाता है म्यांमार के द्वारा। बट आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जरूर से होनी चाहिए कि कुछ ऐसी इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं जिनका जो मूवमेंट है, जिनके जो ब्लड रिलेशंस हैं बॉर्डर के एक दूसरे एरिया के अंदर में देखने के लिए मिलते हैं। उसी के रिगार्डिंग में जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसको स्टार्ट किया गया था। तो ये जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसको कब स्टार्ट किया गया था इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, आपका होमवर्क है। आप देखिए कि समय समय के साथ में इसको चेंज किया गया, जैसे कि 2018-19 के समय लास्ट टाइम इसको चेंज किया गया था। और अब इसके विड्रॉल के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसके पर्सपेक्टिव से कुछ एनजीओ हैं जिनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया गया कि इसको एक बार रिकंसीडर कीजिए। यहाँ पे इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं उनके रिलेशंस है उसको ये हैम्पर करेगा, जिसके अंदर में काफ़ी सारी लोकल कम्युनिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप देखिए कि यहाँ पे इंडिया 2007 के समय में यूएन का एक कन्वेंशन है, यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ द इंडिजीनियस पीपल। जो इंडिजीनियस जो पीपल्स हैं उनकी राइट्स के रिगार्डिंग में एक यूएन का एक कन्वेंशन है और इंडिया के द्वारा उस कन्वेंशन को साइन किया गया है। तो आप देखिए कि इंडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पे उनका जो प्रोटेक्शन है उसको कैरी आउट किया जा सके। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि इसी फ्री मूवमेंट रिजाइन की वजह से हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा बेसिकली जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए थे कि मणिपुर के अंदर जो वायलेंस है वो देखने के लिए मिला है, वैसी फ्री मूवमेंट रिजाइन की वजह से इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो उस मणिपुर का वायलेंस है उसको सपोर्ट किया गया, उनको आर्म्स है वो प्रोवाइड किए गए, म्यांमार के बॉर्डर एरिया के अंदर में उनका बेस है। तो इसी वजह से इसको बैन करने के बारे में डिस्कस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। यहाँ पे जो फोटो दिखाया गया है, फोटो यहाँ पे आप देखिए कि एक तीवू नाम का एक नदी है, तीवू नाम का एक रिवर है जो मिजोरम से रेज करता है, मिजोरम से रेज करता है ये रिवर। और आप देखिए कि लास्ट टाइम में आपको इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो क्रिएट करता है इसी रिवर के द्वारा। और अंतिम समय में जाके जो सितवे का नाम का इलाका है, जो कालधान का इलाका है, वहाँ पे जाके ये रिवर है उस एरिया से मर्ज करती है। तीवू नाम का जो नदी है जो मिजोरम से रेज करता है, इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको भी क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द फार्मर्स के कंसेंसस के बारे में है। स्टूडेंट्स इकोनॉमिक पेज के ऊपर जो क्रिसिल नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी एक रिपोर्ट है उसको मेंशन किया गया है, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है। उसने कहा है कि अगर फार्मर्स को एमएसपी जो कानून है वो प्रोवाइड किया जाएगा तो फार्मर्स का जो रूरल कंजप्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा रूरल एरियाज के अंदर में, हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली। तो इकोनॉमी के बूस्ट के पर्सपेक्टिव से क्रिसिल के द्वारा इसको एज ए गुड स्टेप के रूप से देखा गया। फार्मर्स के कंसेंसस के बारे में हमने देखा कि एमएसपी के अलावा आप देखिए कि उनको मिनिमम पेंशन है, वो भी इनका डिमांड है कि मिनिमम जो पेंशन है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसके थ्रू कुछ मिनिमम रुपए जो प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसे एक मिनिमम पेंशन है वो भी प्रोवाइड की जा सके फार्मर्स को। इसके अलावा स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि प्रेजेंट समय में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर एक जेवर एयरपोर्ट है, जेवर प्रोजेक्ट है, यमुना एक्सप्रेस नाम का जो
हाईवे जो क्रिएट किया गया था, उसकी वजह से फार्मर्स का जो ज़मीन है वो वहाँ पे एक्वायर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यहाँ पे जो फर्टाइल लैंड है उसका लॉस होता है, फार्मर्स कंप्लीटली जो लैंडलेस फार्मर्स के रूप से कन्वर्ट होते हैं, अगर जिनके पास में उसी एरिया के अंदर में ज़मीन है। तो बेसिकली उनकी रिगार्डिंग में भी कुछ कानून है वो बनाने के बारे में डिस्कस किया गया कि फार्मर्स का जो लाइवलीहुड है उसको फ्यूचर में सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से एक मिनिमम पेंशन है, एमएसपी लो का जो गारंटी है, और प्रोजेक्ट्स के अंदर में जो लैंड का जो वेस्ट होता है वो भी यहाँ पे इनके पर्सपेक्टिव से कुछ प्रोवाइड किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द रिगार्डिंग द फार्मर कंसेंसस के बारे में है। ये हमारे फॉर्मर गवर्नर रहे हैं, उनके बारे में मेंशन किया गया है, जो तमिलनाडु के अंदर देखने के लिए मिला प्रेसिडेंट एड्रेस के पर्सपेक्टिव से या गवर्नर एड्रेस के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि सर हैं, फॉर्मर इंडियन ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड हैं, इंडियन सिविल सर्विस से ही रिलेटेड हैं वो पर्सन। तो आप देखिए RN रवि सर के द्वारा कहा गया कि जो गवर्नर का जो एड्रेस है या जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है ये कॉलोनियल एक प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे भी माना गया है कि ये कॉलोनियल प्रैक्टिस है। कॉलोनियल प्रैक्टिस के अलावा आप देखिए कि जो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है उसको मोशन ऑफ थैंक्स के थ्रू में गवर्नमेंट को पास करवाना होता है। तो उसके अंदर में बेसिकली R वेंकट रमन नाम के हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनके द्वारा कुछ चेंजेस हैं वो वहाँ पे किए गए थे। इसको एज ए कॉलोनियल प्रैक्टिस के रूप से माना गया। उसको उन्होंने माई गवर्नमेंट को गवर्नमेंट वर्ड की जगह रिप्लेस किया था कि गवर्नमेंट वर्ड मेरे द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको प्रपोजल को बेसिकली किया गया है। तो यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ नहीं है, बट आपको मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा पास ज़रूर से करवाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेंडर इक्वलिटी है उसको हार्म करेगा, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके रिगार्डिंग में कुछ 2 पेड लीव्स हैं उनको देने के बारे में डिस्कस किया गया था कि 2 लीव्स हैं जो वुमेन्स को यहाँ पे प्रोवाइड की जाए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पर्सपेक्टिव से हर मंथली बेसिस पे। तो उसी के रिगार्डिंग में एक एक्टर हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है कि जेंडर इक्वलिटी का जो हमारा प्रोसेस है उसको ये हार्म करेगा। वहाँ पे इन्होंने सबरीमाला जो केस है उसके बारे में भी मेंशन किया था कि वहाँ पे जो यंग वुमेन्स हैं एक जो एक टाइम पीरियड बताया गया था कि इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड तक की वुमेन्स है उनको अलाउ नहीं किया जाता था सबरीमाला टेम्पल के अंदर में। तो बेसिकली इन्होंने मेंस्ट्रुएशन का जो प्रैक्टिस है उसको एज ए डिजीज के रूप से ना ट्रीट किया जाए, वो एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल एक बॉडी का जो फिनोमिना है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी को जेंडर एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से कहा गया कि जो पेड लीव्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी वुमेन्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पर्सपेक्टिव से। बट इनके द्वारा मेंशन किया गया है अगर पेड लीव्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, ऑलरेडी आप प्रेजेंट समय में देखिए कि वुमेन्स का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेशियो है वो आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है। मीन्स इंक्रीज तो हुआ है टाइम के साथ में, बट ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें मेंस के साथ में तो काफ़ी कम है उनके कंपैरिजन के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे बात करें सैलरी के पर्सपेक्टिव से या इनकम के पर्सपेक्टिव से, तो ऑलरेडी वो जो इनकम या जो सैलरी है वो भी कम प्रोवाइड की जाती है वुमेन्स को यहाँ पे मेंस के कंपैरिजन के अंदर में। और इसके साथ में ऐसा जो पेड लीव्स का जो कॉन्सेप्ट है मैटरनिटी बेनिफिट ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के समय जो अमेंड किया गया था, और आप देखिए कि उसके अंदर में जो नंबर ऑफ वीक्स हैं उनको भी इंक्रीज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो ऑलरेडी पेड है गवर्नमेंट यहाँ पे कंपनीज के द्वारा। तो पेड लीव्स भी अगर प्रोवाइड की जाएंगी तो यहाँ पे आने वाले समय में हो सकता है कि कंपनीज के द्वारा लेस नंबर ऑफ वुमेन्स है उनको यहाँ पे रिक्रूट किया जा सके। हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना चाहिए, जापान का एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस किया गया कि जापान के अंदर में जिस तरीके से जो लीव्स हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं बट वो पेड लीव्स के रूप में नहीं देखने के लिए मिलती हैं वुमेन्स को बेसिकली मेंस्ट्रुएशन पीरियड के रिगार्डिंग में। तो उसके बारे में जापान मॉडल है उसके बारे में इनके द्वारा डिस्कस किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जेंडर गैप इंडेक्स है, जेंडर गैप रिपोर्ट है जो निकाली जाती है, ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा निकाली जाती है स्टूडेंट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया का 2023 के अंदर रैंकिंग क्या था स्टूडेंट्स, उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या 127 तो इंडिया का रैंकिंग नहीं था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसके अंदर में। 4 पैरामीटर के ऊपर ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश होती है। तो आप देखिए कि ओवरऑल जो रिपोर्ट था 2021 के समय का, उसके अंदर में माना गया था कि 135 ईयर्स हैं वो लग सकते हैं आने वाले समय में हमको जेंडर इक्वलिटी है उसको अगर अचीव करना है। तो स्टूडेंट्स इतना जो समय है वो लग सकता है,
बट आप देखिए कि इस तरीके से अगर पेड लीव्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी तो यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, कंपनीज के द्वारा जो रिक्रूटमेंट किया जाता है उसको भी ये हैम्पर कर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन जो हाइजीनिंग का जो प्रोसेस है उनके बारे में मेंशन किया गया है कि हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो बताता है कि 50% के आसपास जो वुमेन्स हैं या गर्ल्स हैं जिनका 15 से 25 एज का, 15 से लेकर 24 का जो एज है वो है, तो आप देखिए कि 50% के पास में जो गर्ल्स हैं उनके द्वारा मेंस्ट्रुएशन प्रोटेक्शन के रूप से जो क्लॉथ है उसको यूज किया जाता है। आपने हमारे एक एक्टर हैं, उनका नाम है अक्षय कुमार, तो आप देखिए कि एक ही का एक मूवी था जिसको कि बेसिकली पैडमैन के नाम से दिया गया था, वो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के रिगार्डिंग में उनके द्वारा प्रमोट किया गया था उस मूवी को, और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जहाँ पे बेसिकली जो पैड्स हैं, जो सैनिटरी पैड्स हैं, वो यहाँ पे गर्ल्स को या वुमेन्स को यहाँ पे काफ़ी कम या सब्सिडाइज रेट के अंदर में प्रोवाइड किए जा सकें हर एक लेवल के ऊपर में। कुछ ऐसी स्कीम्स हैं उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो बेसिकली जो स्कीम्स है उनको चलाया गया है। स्टूडेंट G7 का आफ्टर द जब हमारा कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद में जो मीटिंग हुआ उसके अंदर एक स्लोगन रखा गया था, 3B का कॉन्सेप्ट है, बिल्ड, हमको बिल्ड करना है, इस वर्ल्ड को दोबारा से बिल्डअप करना है, बिल्ड बैक बेटर के रूप से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि इंडियन इकोनॉमी का जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का जो रिपोर्ट है वो बताता है कि प्री पेंडेमिक लेवल के आसपास का जो हमारा ग्रोथ है वो हमने अचीव किया है, कॉन्फिडेंस आया है इकोनॉमी के अंदर में। आरबीआई के द्वारा कुछ सर्वे हैं उनको कंडक्ट कराया गया डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर में, उसी को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो स्मॉल टाउन्स है, स्मॉल सिटीज़ है, वहाँ से भी जो बच्चे हैं अब्रोड जाने लगे हैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, तो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है बट इंफॉर्मेशन मेंशन थी तो आपको यहाँ पे लिटिल बिट पता होना चाहिए। आप देखिए कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो मेडिकल एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग में भी बाहर के लिए विजिट करते हैं, बाद में वापस आने के समय में उनको नेशनल मेडिकल कमीशन का जो एक टेस्ट है वो देना होता है फॉरेन एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, और इंडिया के अंदर में जो MBBS कंप्लीट करते हैं उनको नेक्स्ट नाम का एक जो टेस्ट है, नेक्स्ट नाम का जो टेस्ट है उसके अंदर में अपीयर होना होता है। इसके बारे में भी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था। JNU के एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं जिनको कि बेसिकली यूएपीए एक्ट के अंदर में बेसिकली जो चार्ज है वो किया गया था। आप देखिए उनके द्वारा अपना जो बेल पिटीशन है उसको विड्रॉ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, काफ़ी बार इनके द्वारा बेल पिटीशन है वो फाइल किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के ही पर्सपेक्टिव से है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स यहाँ पे माना है कि बेसिकली जो एडजर्नमेंट बार बार किया जाता है, ऑलरेडी जो नोटिस है वो दे दिया गया है और वहाँ पे बेल के पिटीशन के रिगार्डिंग में, और वहाँ पे जो अपोजिट पार्टी है उसका जो लॉयर है वो वहाँ पे एडजर्नमेंट है उसको अलाउ करेगा एडजर्नमेंट के परस्पेक्टिव से। तो ये जो पेंडेंसी है उसको ये क्रिएट करता है, एडजर्नमेंट का जो प्रोसेस है आफ्टर बेल का जो नोटिस है वो सर्व होने के बाद में जो एडजर्नमेंट है वो नहीं दिया जाएगा, बेसिकली पेंडेंसी को रोकने के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो एक सर्कुलर है उसको जारी किया गया। जो बार एसोसिएशन हैं उनके द्वारा इस मूव को बेसिकली कंडेम किया गया है, उनके द्वारा इसको अपोज भी किया गया है। बंगाल के बारे में हमने देखा था तो आपको प्रिजन के बारे में पता होना चाहिए, प्रिजन के पर्सपेक्टिव से आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर में मेंशन है। आप देखिए कि प्रिजन्स के अंदर में काफ़ी सारा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट है वो देखने के लिए मिला था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो सुमोटो कोग्निजेंस है वो लिया गया उस रिपोर्ट की रिगार्डिंग में कि क्यों वहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनका जो संख्या है वो इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली माना गया कि जब उनको अरेस्ट किया गया था उसी समय में उनका जो प्रेगनेंसी था या बेल के लिए वो बाहर गए हैं तो वहाँ पे उनका जो प्रेगनेंसी है वो देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट दैट इज रिगार्डिंग द बंगाल का जो प्रिजनर्स का जो केस है उसके पर्सपेक्टिव से, प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अमितवा रॉय पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था प्रिजन सेक्टर के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ऑक्यूपेंसी रेट आपको काफ़ी देखने के लिए मिलती है। प्रिजन सेक्टर के अंदर में जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो हायर है, टोटल एरिया सपोज कीजिए 100% के परस्पेक्टिव से है, और वहाँ पे आपको 135 के आसपास जो प्रिजनर्स हैं, इनमेट्स हैं, वो देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड, आपको हाइजीनिक नहीं देखने के लिए मिलेगी, हमारे जो प्रिजन एरियाज हैं वो हाइजीनिक नहीं है, वहाँ पे इनमेट्स के रहने के लिए चाहे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हो या मेंटल पीस के पर्सपेक्टिव से वो नहीं है। और प्रिजन जो एज ए सब्जेक्ट है वो क्यों ऐड किया गया है स्टूडेंट्स, हमारे इस जुडिशल सिस्टम के अंदर में या हमारे इस
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर में, कि रिफॉर्मेटिव जस्टिस है उसको हम प्रमोट कर सके, कि प्रिजन के अंदर में अगर कोई पर्सन जाता है तो वहाँ पे रिफॉर्म होए उसको टाइम पीरियड के अंदर में। प्रिजन का मतलब ये नहीं है कि किसी पर्सन को यहाँ पे कंप्लीटली इनटू द बार्स के अंदर में रख दिया गया है और उसका अंदर में रिफॉर्म आएगा। तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस का ये पार्ट होने की वजह से हो सकता तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी है वो भी किया जा सकता था। तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस का ये पार्ट है। बट आप देखिए कि क्या रिफॉर्मेटिव जस्टिस को यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि प्रिजन्स प्रेजेंट समय में एक नेक्सस क्रिएट हुआ है। हमारे जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंसर्जेंट पर्सनस हैं, जिनके द्वारा इलीगल जो यहाँ पे एक्सटोर्शन को कैरी आउट किया जाता है, तो आप देखिए कि उनका बेसिकली एक नेक्सस है वो वहाँ पे क्रिएट हुआ है, क्रिमिनल्स का एक नेक्सस है प्रिजन प्रेजेंट समय में। तो ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अमितवा रॉय पैनल के द्वारा मेंशन किया गया था। आपको प्रिजन के बारे में पता होना चाहिए, प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट है और प्रिजन का यहाँ पे मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक मैनुअल है उसको भी पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि स्वामी नारायण सेक्ट के द्वारा जो हिंदू टेम्पल है वो अबू धाबी के अंदर बनाया गया है। अबू धाबी जो यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया और यूएई के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में भी हमने रीड किया था कि जो ट्रेड है हमारा इंक्रीज हुआ है। कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके साइन करने के बाद में यूएई के द्वारा इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया, जैसे कि गिफ्ट सिटी है मैंगलोर के अंदर हमारा जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वहाँ पे किया गया। आईआईटी दिल्ली के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन के पर्सपेक्टिव से एक जो सिलेबस के अंदर एक सब्जेक्ट है उसको ऐड किया गया है। अबू धाबी का बेसिकली वहाँ पे वर्ल्ड गवर्नेंस जो समिट ऑर्गेनाइज होती है उसका मेन मोटिव यही है कि यहाँ पे डावोस, दुबई का एक डावोस एजेंडा है, दुबई का डावोस के रूप से आप उसको देख सकते हो। डावोस बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जनवरी की मीटिंग के पर्सपेक्टिव से एरिया है जहाँ पे हर एक कंट्री के द्वारा अपनी जो पॉलिसी है उनके बारे में बताया जाता है। तो पीएम सर के द्वारा इनोग्रेट किया गया है, स्टेट के द्वारा जो जमीन है जो लैंड है उनको अलोकेट किया गया था इस स्वामीनारायण सेक्ट को, जिससे कि वहाँ से जो टेम्पल है उसको इनोग्रेट किया जाए। स्वामीनारायण सेक्ट के फाउंडर कौन है स्टूडेंट्स, उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपको होमवर्क है रीड करना उनके बारे में। यूक्रेन के द्वारा कहा गया है कि बेसिकली ब्लैक सी के अंदर में रसिया का जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज है उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया है उनके द्वारा। तो ब्लैक सी के जो नाइबर कंट्रीज हैं, ब्लैक सी के जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। चाइना और ताइवान का जो शिप का जो कोलैप्स है वो हुआ है, एक आइलैंड है वहाँ पे जिसको कि हम किनमैन आइलैंड के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि किनमैन आइलैंड के अंदर में जो यहाँ पे जो कोलैप्स है दो बोट्स का वो देखने के लिए मिला, जिसके अंदर कुछ लोगों का डेथ भी हुआ है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के पर्सपेक्टिव से है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडोनेशिया के बारे में हमने देखा एक पर्सन वहाँ पे जो मोर नंबर ऑफ वोट्स हैं वो सिक्योर किए गए हैं प्रेसिडेंशियल वोट के अंदर में। और इसके अलावा आप देखिए कि पाकिस्तान के इलेक्शंस कंप्लीट हुए हैं, वहाँ पे जो अलायंस है वो यहाँ पे फॉर्म किया गया। स्टूडेंट्स इसके अलावा यहाँ इजराइल के द्वारा जो लेबनान है, लेबनान के ऊपर अटैक किया गया उसके बारे में भी मेंशन किया गया था आज के वर्ल्ड पेज के ऊपर में। तो ये आज की कुछ न्यूज़ हैं जो हमारे एग्जाम के पर्पज से कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिनको हमने डिस्कस किया है। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और नोट डाउन कीजिए जो इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।